हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यू। एंड यहाँ पर वन बाय वन करके आपको आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएंगे और आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आपको आंसर दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है अ BRS इज़, यानी BRS मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। ए पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ पासबुक, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक या ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि BRS जो है वो क्या है, क्या वो कैश बुक का पार्ट होता है, क्या वो पासबुक का पार्ट होता है, या फिर बैंक इसे प्रिपेयर करता है या जनरली कस्टमर इसे प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर आप सभी वन बाय वन इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा इस ऑप्शन का राइट आंसर है वो है स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, यानी कि जो हमारी जनरली BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि ये क्या होता है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि जनरली हमारा जो कस्टमर होता है वो इसे प्रिपेयर करता है। देखो, हमारे पास क्या होती है पासबुक, और जो बैंक होता है उसके बाद क्या होती है कैश बुक। तो हम क्या करते हैं, एट लास्ट में हमारी जो पासबुक होती है उसे बैंक की कैश बुक के साथ मैच करते हैं। कई बार वो मिसमैच हो जाती है, या तो कोई टाइम गैप आ गया उसकी वजह से, या फिर कोई एंट्री जो कि ओमिटेड है, हम एंट्री ही करना भूल गए, तो उसकी वजह से कई ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कस्टमर प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ, जो पासबुक होता है वो किसकी कॉपी होता है। ए कस्टमर अकाउंट इन द बैंक, यानी कि जो हमारे कस्टमर होता है उसकी बैंक में जो बुक है वो, या फिर कैश बुक रिलेटेड टू बैंक कॉलम, या फिर कैश बुक रिलेटेड टू कैश कॉलम, या फिर फॉर्म रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारी पासबुक होती है वो एक कॉपी होती है एक कस्टमर अकाउंट इन बैंक बुक, यानी कि बैंक के अंदर अगर आपने कोई अकाउंट खुलवा रखा है और उसके अंदर अगर आप कोई एंट्री करते हो तो वो हमारा किसके अंदर आ रहा है, ए पासबुक इज अ कॉपी ऑफ अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ। हम BRS बनाते क्यों हैं, एक कैश बुक ताकि बैलेंस हो सके, क्या कैश बुक, पासबुक, या फिर कैश बुक और पासबुक बोथ, या फिर ना तो कैश बुक हो और ना ही पासबुक। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनरली जो हमारा बैंक होता है उसके अंदर हम कैश बुक को भी लेते हैं और पासबुक को भी लेते हैं। पासबुक जो होती है वो हमारे कस्टमर के पास होती है, और जबकि जो हमारी कैश बुक होती है वो हमारे बैंक के पास होती है। तो उन दोनों को मैच करना ही हमारा किसके अंदर आता है, BRS के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अनफेवरेबल बैलेंस पेमेंट मीन्स, यानी कि जो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होती उसका मतलब क्या होता है। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। तो यहाँ पर अगर हम अनफेवरेबल बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आएगा डेबिट बैलेंस इन पासबुक। जनरली फ्रेंड, आप क्या करते हो कि कभी बैंक जाते होंगे या कभी हमने अमाउंट को डिपॉजिट कराते हैं तो वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस को लेके चलता है, और वहीं पर ही अगर मान लो कोई चार्जेस है, कोई इंटरेस्ट है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है बैंक बैलेंस का अनफेवरेबल बैलेंस। अगर यहाँ पर बैंक बैलेंस का अनफेवरेबल पूछा हुआ है तो हम डेबिट लेंगे, और यहीं पर ही अगर फेवरेबल लिखा होता तो हम क्या लेते, क्रेडिट साइड लेते। बैंक कि जो हमारे पास पासबुक होती है उसका डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि पैसा हमारे पास से गया, और क्रेडिट का मतलब होता है कि हमारे पास जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ BRS इज, यानी हम BRS को बनाते क्यों हैं, BRS को बनाने का जो मेन मकसद होता है वो हमारा क्या होता है। तो आप सभी आंसर करेंगे। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू आइडेंटिफाई द कॉज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। यानी कई बार क्या होता है कि जो हमारी बैंक की स्टेटमेंट होती है या फिर जो बैंक की कैश बुक होती है उन दोनों के बीच में
अभी मैंने आपको बताया था कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है किसी वजह से, तो इसलिए हम इसे बनाते हैं ताकि वो जो डिफरेंस है वो क्यों आया वो हमें पता लग सके। तो मेन कारण बीआरएस का यही होता है कि जो कैश बुक है और जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उन दोनों को एक टाइम पे आके मैच करना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनकलेक्टेड चेक आर नोन एज, यानी कि वो चेक जो कि अभी कलेक्ट नहीं हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं, क्या अनक्लियर चेक कहते हैं, आउट स्टेशन चेक कहते हैं, या फिर बोथ बी एंड सी? यहाँ पर आप आंसर करेंगे सभी। तो जो हमारा सिक्स्थ का राइट आंसर होने वाला है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। यानी एक ऐसा चेक जो कि अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है, या फिर हम उसे कह सकते हैं आउट स्टेशन चेक, यानी अभी उसे कलेक्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय बैंक, जब जो चेक है वो बैंक के द्वारा पे नहीं किया गया तो उसे क्या कहा जाता है? ऑनर्ड चेक, एंडोर्स चेक, डिसऑनर्ड चेक, या फिर ए एंड बी, ऑनर्ड एंड एंडोर्स बोथ? आप सभी आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं इसके आंसर की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या हुआ कि आपने बैंक में कोई चेक दिया था बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से बैंक ने उसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया या फिर डिसऑनर कर दिया, तो उसकी वजह से बैंक ने उसे पेमेंट नहीं दी, तो उसे क्या कहा जाता है? डिसऑनर्ड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन इज नॉट अ, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या नहीं है? क्या ये रिकॉन्साइल रिकॉर्ड है, या मेमोरेंडम स्टेटमेंट, या फिर लेजर अकाउंट, या फिर प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट? तो आप सभी राइट आंसर बताएंगे कि बीआरएस क्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन होता है वो एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट भी होती है, रिकॉन्साइल हमारे रिकॉर्ड्स भी होते हैं, और साथ साथ में जो हमारी कैश बुक होती है कभी कभी उसमें कोई गलती हो जाए या कोई रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन की रह जाए तो उन्हें भी हम रिकॉर्ड करते हैं। बट ये कभी भी हमारे एक लेजर अकाउंट नहीं होता कि हम हर किसी का अलग अलग बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बी आर यानी कि बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड, बैंक स्टेटमेंट को और क्या कहा जाता है? क्या इसे हम बैंक पास बुक कहते हैं, या हम इसे कैश बुक कहते हैं, या क्रेडिट बुक कहते हैं, या फिर डेबिट बुक कहते हैं? आंसर करेंगे आप सभी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पासबुक, यानी कि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है उसे पासबुक भी कहा जाता है जो कि हमारे पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट। तो जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का वो हमें क्या बताता है? आप सभी आंसर करेंगे। तो जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है वो हमें ये बताता है कैश एट बैंक, यानी बैंक में हमारे पास कितना पैसा है वो हमें कौन बताएगा? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर थोड़े जो आंसर्स है वो मेंशन किए हुए हैं, तो आप सभी यहाँ पर आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन द टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट इज अकॉर्डिंग टू। आपने बहुत सारे, इससे पहले वीडियो में भी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था, तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो आपने देख ली है तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो हमें वो ट्रांजेक्शन बतानी है जिसे हम मनी के अंदर मेज़र करते हैं, यानी कि वो टर्म जो कि हम मनी में मेज़र कर पाएँ, यानी एक अकाउंटिंग के टर्म में जिसे बता पाए। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो हमारी क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती। तो हमें वो बताना है कि जो हमारे अकाउंट्स होता है उसके अंदर मनी में अगर हम मेज़र करते हैं किसी ट्रांजेक्शन को तो वो किसके अंदर आएगा, यानी कि कौन से प्रिंसिपल के अंदर हम उसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, थर्ड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन करेंगे आप सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट।
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि आप रिकॉर्ड करते हो, तो वो जो ट्रांजेक्शन होती है वो हम मनी के अंदर रिकॉर्ड कर पाए। बिजनेस एंटिटी क्या कहता था कि बिजनेस बिल्कुल अलग है और ओनर हमारा अलग है, दोनों के बीच में कोई भी किसी तरीके का रिलेशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर दोनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो वो दोनों सेपरेट होंगी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ऐसी चीज़, अगर हम मनी मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक ऐसी चीज़ जो कि जिसकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा क्वालिटेटिव की जाती है, तो उसे ही कहा जाता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है अकाउंट के अंदर वो हम मनी में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिवाइडिंग द एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू इज अकॉर्डिंग टू, यानी कि जब हम अपने एक्सपेंडिचर को कि वो कैपिटल नेचर का है यानी कि लॉन्ग टर्म का है, मतलब कि बार बार नहीं होने वाला है, या फिर वो रिवेन्यू यानी कि रिकरिंग नेचर का है जो कि बार बार होता है, तो वो हमारा किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो आप सभी इनका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जब हम हर साल अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल पुटिंग द वैल्यू और प्राइस, while putting the value of price of an entity in financial record, the lowest price is recorded, note the current price। तो उसे हम कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि जो हमारी वैल्यू होती है या प्राइस होती है किसी भी एंटिटी की, जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं लोवेस्ट प्राइस पे, उसे हम करंट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसे क्या कहा जाता है? कौन से प्रिंसिपल के अंडर हम इसे लेते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग जो जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसी पे उसे रिकॉर्ड करते हैं, करंट प्राइस का कोई भी वैल्यू हमारे लिए नहीं रखते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, यानी कि कौन से अकाउंट में आएगा? क्या ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा? तो इसका हमारा फ्रेंड राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज आ, यानी कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है वो हमारा किसके अंडर आता है? क्या वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है, रिप्रेजेंटेटिव में आता है, या फिर रियल में आता है? तो आप सभी आंसर करेंगे। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्सनल अकाउंट के जो हमारे पार्ट्स होते हैं आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का ही एक पार्ट होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट अर्नड इज आ, जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो आपका किस अकाउंट के अंदर जाएगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? आप सभी आंसर करेंगे। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो हमारे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हम इंटरेस्ट को कभी भी अर्न करते हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाता है। कहाँ शो करते हैं हम इसे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन पेड इज आ, जो आप कमीशन पे करते हो वो क्या है? कमीशन को पे करना किसके अंदर आता है? क्या वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, रियल के अंदर आता है, नॉमिनल के अंदर आता है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है? आंसर करेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो हमारा कमीशन होता है वो हमारा किसके अंदर आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट में जनरली हमारी असेट्स आती हैं और पर्सनल अकाउंट में जो हमारी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? क्या वो एक पर्सनल अकाउंट है,
क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है फ्रेंड? नॉमिनल अकाउंट। जो आप बनाते हो ना ट्रेडिंग या फिर P&L बैलेंस शीट, तो ये हमारा किसके अंदर आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अभी से पहले ट्रेडिंग पूछा था, जिसका मतलब क्या था? नॉमिनल, जो कि हमारा नॉमिनल पे बेस होता है। जब हम P&L की बात करते हैं तो ये किस में आता है? ये हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट में। ये भी हमारा किसका पार्ट होता है? नॉमिनल अकाउंट का। तो चाहे आपसे ट्रेडिंग पूछे चाहे P&L, दोनों ही सेम हमारे एक ही अकाउंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रिवेन्यू इनकम आर क्रिएटेड टू, जितनी भी हमारी रिवेन्यू इनकम होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं कौन से अकाउंट में? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। तो इनमें से किस अकाउंट के अंदर जितनी भी रिवेन्यूज़ होती है उन्हें क्रेडिट किया जाता है? तो ये आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप सभी कमेंट के अंदर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम जो है वो अपने चैनल पे वीडियो डालते रहेंगे MCQs वगैरह की। तो आई होप आप सभी हमसे जुड़े रहेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। इसका आंसर ज़रूर करना कमेंट के अंदर।